नमस्कार। वार्तावाह में आपका स्वागत है। मुद्दे की बात करने के लिए बड़ी मुद्दत से सोच रहे थे, शिद्दत के साथ, कि किसी विश्वविद्यालय कैंपस में बैठकर विश्वविद्यालय को समझने वाले व्यक्ति के साथ हमारी वार्ता हो। तो आज सौभाग्य से वार्तावाह की टीम आ गई है। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार प्रो चांसलर हैं विश्वविद्यालय के, और संयोग है राजनीतिक घराने से भी ताल्लुकात रखते हैं, मगर राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मैं बात कर रहा हूं गोविंद नारायण सिंह जी का। आदरणीय, आपका वार्तावाह पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक मुद्दा जो बड़े समय से मेरे मन मस्तिष्क मिजाज पे चल रहा है, यूजीसी का। कोई भी सरकारें हो, या अंग्रेज की सरकार हो या वर्तमान सरकारें हो, तोड़ो और जोड़ो इसकी नीति के तहत सरकारें काम। अब बात अगड़ा पिछड़ा की हो गई है, और उसी दरमियान यूजीसी का आना, इस बारे में आपका क्या विचार है वर्तमान यूजीसी कानून के बारे में? देखिए, कोई भी कानून जो डिस्क्रिमिनेटरी होगा वो सही नहीं है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी एंड पे हो। आप इस बात को समझिए, संविधान सबको बराबर का ये देता है, अधिकार देता है। इस कुछ जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके लिए कुछ संविधान ने ही कुछ विशेष अधिकार दिए हुए हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जो लोग हैं, सबके लिए एक बराबर का भाव रहना चाहिए इसमें। इस कानून में सबसे एक जो मेरे हिसाब से एक एलिमेंट जो जिसको दुरुस्त होना चाहिए, वो है गलत शिकायतों पे, गलत केसों पे, उस पर क्या उसका एक्शन होगा, इसमें वो प्रावधान नहीं है। अदरवाइज बाकी जो चीज़ें हैं जो संविधान में हैं उसके अनुसार ही है। लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, आप एब्सोल्यूट राइट्स देते हो, ये इस पे काम करने की आवश्यकता है। एक परेशानी आ सकती है, कोई सवर्ण प्रोफेसर हो और प्रैक्टिकल में नंबर कम दे, ऐसे में ओबीसी या एसटी एससी का लड़का उन पर आरोप लगाए, सवर्ण प्रोफेसर का क्या पोजीशन होगा ऐसे हालात में? किसी के लिए भी वो आरोप किसी पे भी जा सकता है। लेकिन और ये आते हैं, मतलब आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं यूनिवर्सिटी चलाता हूँ, कम नंबर आना, ये आना हर एक एग्जाम के बाद आता है। ये मेरे ख्याल से नंबर के हिसाब से तो डिस्क्रिमिनेशन का इस एक्ट में प्रोविजन नहीं है, ये अब्यूज होने के हिसाब से है इसमें प्रोविजन। मेरी जितनी जानकारी है, मैंने बहुत पढ़ा नहीं है इसके बारे में, लेकिन इसमें क्या है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के हिसाब से भी हो, अगर क्या होता है कि देखिए, अगर जो चीजें सही है, चाहे किसी की शिकायत सही है, उस पर एक्शन होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस पे कहीं किसी का कोई दो भाव नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको नुकसान पहुंचाने के हिसाब से कोई गलत मनगढ़ंत कहानियां बनाकर अगर आप केस करते हैं और वो आगे चल के गलत साबित होती है, तो जिसने केस किया उस पर भी प्रावधान होना चाहिए। दंड का प्रावधान हो। एक और बात, यूजीसी कानून का किसी पक्ष ने, किसी व्यक्ति ने डिमांड नहीं किया, और बिना मांगे सरकार ने इस कानून को थोप दिया। मंशा क्या है सरकार की? मेरे ख्याल से ये एक्ट, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि यूजीसी के एक्ट के जिस बारे में बात कर रहे हैं, ये यूजीसी एक्ट नहीं है, उसके अंदर एक प्रावधान है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। वैसे आपको अपडेट ये देता हूँ कि वैसे भी यूजीसी एक्ट अभी खत्म ही होने वाला है, नया एक्ट आ रहा है। मैं यूजीसी के इस प्रावधान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि अभी नए प्रोविजन में यूजीसी, एआईसीटी और एनसीईटी सबको मर्ज करके एक हायर एजुकेशन का अलग ही एक्ट आ रहा है, तो ये वैसे ही खत्म होने वाले हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोविजन में संविधान के अनुरूप ये केस अगर मैं सही हूँ और मेरी जानकारी अगर सही है, हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जो केस हुआ था उसके बाद कुछ रिकमेंडेशन आए थे, लेकिन तब तक ये नेपथ्य में था। ये क्यों आया अभी, तो जो लेके आया वो जवाब दे सकते हैं, मेरे पास तो इसका कोई जवाब हो नहीं सकता। राजनीतिक जवाबों से बचते हुए, खैर, एक और मुद्दा जिस पे हम आपसे विचार करना चाहेंगे, भाजपा
मानी जाती है कि हिंदुवादी सरकार है, हिंदुवादी संगठन है और हिंदुवादी विचार हैं। राम मंदिर मुद्दे ने इस बात को प्रमाणित किया। मंदिरों का पैसा या मंदिरों पे नियंत्रण सरकार का पहले भी था, आज भी है। मस्जिदों और चर्चों पर सरकार की कोई नियंत्रण नहीं, उसके लेखा जोखा हिसाब किताब कुछ भी सरकार के पास नहीं, मगर मंदिरों पर नियंत्रण है और सरकार ने इस नीति में मूलभूत परिवर्तन भी नहीं किया है। तो क्या हम उम्मीद नहीं करते कि 12 साल के सत्ता रहने के बाद सरकार को ऐसा करना चाहिए था? हम एक समान, एक कानून, एक न्याय, चाहे वो कोई भी धर्म हो। नहीं, ये कंट्रोल देखिए क्या है, अगर हिंदू मंदिरों और के हिसाब से जिस तरह से सरकार का कंट्रोल है खासकर फाइनेंशियल इश्यूज पे, ये साउथ में ज़्यादा प्रेवलेंट है, जहाँ पर मंदिरें काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, जहाँ पे काफ़ी फाइनेंशियल फ्लो होता है और सरकार उसको टैक्स भी करती है, वहाँ तक कोई गुरेज नहीं। टैक्स करती है मंदिरों को सरकार, कलेक्शन करती है, जन कल्याण में लगाती है। वैसे भी मंदिरों का पैसा हमेशा से ही इसी काम में लगता है, उसमें कोई गुरेज नहीं। बट कोई ना कोई प्रोविजन तो जरूर होना चाहिए जो बाकी अदर्स हैं, मज़ारें हैं, मस्जिदें हैं, चर्चेज हैं, उनको पैसा आप टैक्स ना भी करो, उसको रेगुलेट करो, क्योंकि वो पैसे मिसयूज हो रहे हैं। वो बहुत तरीके से, जो जितने भी आप देख रहे हैं ये परेशानियां आ रही हैं, कन्वर्जन की परेशानी हो, अदर्स तरीके की परेशानी हो, ये पैसा कहाँ से फ्लो हो रहा है, ये वही सोर्स है। तो पैसा को आप टैक्स अगर नहीं भी करते हैं, उसको जरूर रेगुलेट कीजिए, उसको अकाउंटेबल बनाइए। आप उसको अकाउंटेड पैसा हो, वो आने के बाद सरकार को जरूर निश्चित तौर पर इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा अगर सही उपयोग हो रहा है, अगर किसी भी धर्म का पैसा उस धार्मिक कार्य में जा रहा है, किसी को कोई इससे ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होगा। लेकिन अगर ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज हो रहा है, जो कि उसके साक्ष्य है, प्रमाण है, जो हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और इस वजह से एक अकाउंटेबिलिटी, जो भी सोर्स ऑफ मनी है, उसमें होना चाहिए। वैष्णो देवी ट्रस्ट हिंदुओं की आस्था का प्रतीक। ट्रस्ट का पैसा उस विश्वविद्यालय को जाता है जिसमें 80% से ज्यादा मुस्लिम पढ़ते हैं। क्या यह सरकार का इस पर रोक न लगाना या इसको कंटिन्यू जारी रखना उचित है? देखिए, धर्म के अंदर मैं भी एक मेडिकल कॉलेज चलाता हूँ। मेडिकल कॉलेज का जो सिलेक्शन होता है, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि मेडिकल कॉलेज का जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है, वो कॉलेज के हाथ में नहीं होती। उसकी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको नीट एग्जाम करती है, और सरकार जो है, जो सरकार एक कमेटी बनाती है, और मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में भी वही होगा, क्योंकि बिहार के अंदर एक कमेटी है, बीसीसी बोर्ड यहाँ बिहार के अंदर बोलते हैं, वो प्रक्रिया काउंसलिंग करके वो बच्चे को वहाँ भेजता है। अब इसमें किसी भी कॉलेज में, जैसे मैं प्राइवेट संस्थान मेरी चलती है, और मेरे ख्याल से उसी संदर्भ में वो ट्रस्ट से भी चलता होगा, किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन का इशू नहीं है मेरे हिसाब से। ये क्राइटेरिया क्यों आया है मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा वो उन्हीं लोग का सिलेक्शन होगा। और यहाँ से लोग जाके अप्लाई करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तो वो आ जाएंगे, क्योंकि बहुत विशेष डीप जानकारी मुझे इसके बारे में नहीं है। मैं भी समाचार पत्रों में नहीं पढ़ा था कि ऐसा हुआ, क्योंकि वो लोकेशन जहाँ पे है ट्रस्ट का, जिसके माध्यम से पैसा हो उसका आगे, अगर आप मेडिकल कॉलेज खोलते हैं तो अगर उसके अधिकार में, या तो उसमें माइनॉरिटीज के लिए प्रोविजन होता है, नहीं तो जनरल होता है। तो वो ट्रस्ट का फॉर्म क्या है ये भी नहीं मुझे पता, क्योंकि मुझे बहुत जानकारी उसमें नहीं है। और मेरे हिसाब से अब रिजर्व्ड कैटेगरी का उसमें प्रोविजन अब नहीं है। सरकार के इसमें जो रहता है उनके लिए कैटेगरीज में रहता है, तो क्योंकि एप्लीकेंट हो सकता है वहाँ होंगे वही, तो सिलेक्शन भी उन्हीं से होगा। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर वहाँ पूरे दुनिया से, पूरे इंडिया से कोई भी लोग अप्लाई कर सकता है। हमारे यहाँ पे क्रॉस इंडिया बच्चे हैं, तो यहाँ आते हैं, एक बार अगर एडमिशन हो जाता है तो अभी के इसके हिसाब से, प्रावधान के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो नया है। तो लोकल लोग ही, लोकल वहाँ डेफिनेटली मुस्लिम आबादी है, तो उसके हिसाब से वहाँ हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। मुझे एग्जैक्ट, मैं फिर से कह रहा हूँ, पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर लोग दूसरे अप्लाई करेंगे तो मेरिट लिस्ट में अगर उनका आएगा तो उनका भी होना चाहिए। बड़े संजीदगी के साथ
सवालों का जवाब और सवालों से बचते हुए भी आदरणीय ने कहा। एक राजनीतिक सवाल, बिहार और बिहारियों के हित में किस राजनीतिक व्यक्ति को आप आज की तारीख में महसूस करते हैं या देखते हैं? देखिए, आप देखिए, अक्रॉस पार्टी लाइन अगर मैं हूँ, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं। आप मतलब अगर ऑफ लेट में इधर का कहूँ तो नीतीश कुमार का जो कंट्रीब्यूशन रहा, आज हम जहाँ भी हैं, आज हम बड़े आराम से बोल बात कर रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं ना, तो वो अगर आप उनके आने के पीछे का दौर देख लें, हम सब ने देखा है क्या था, तो उनका कंट्रीब्यूशन आज इस पोजीशन में हम बिहार है कि लिटरली हम आज कुछ भी सोच सकते हैं। भविष्य में बहुत सारे ऐसे लोग हैं नेता हर पार्टी के अंदर, जैसे अभी नया आप देख लीजिए प्रशांत किशोर जी का जोड़ है, और भी 2-3 लोगों का जोड़ है। तो अभी एक क्या है कि मुद्दे जो हैं, जो विकास के मुद्दे को प्रोमिनेंसी और जो आया है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है नीतीश कुमार जी का है। इससे पहले हम इन बातों पे बात नहीं करते थे। अल्टीमेटली वोटिंग का पैटर्न घूम फिर के बिहार जैसे प्रोमिनेंट, हम लोग बदनाम है कि हम लोग जातियों पे और इस पे, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ नहीं होता ये वोटिंग? बिहार को सिंगल आउट लोग बड़े आसानी से कर देते हैं। लेकिन अब क्या है, नीतीश कुमार ने ये काम किया है कि नीतीश कुमार ने विकास के मुद्दे को मेन स्ट्रीम में लाया है। अब वो बेंचमार्क है, जिसको भी आना है भाई उस मुद्दे पे बात करें, मैंने ये किया है, अब आगे तुम बताओ क्या करोगे। जनता भी पूछने लगी है। हो सकता है वोटिंग उस पर ना हो, या हमारा परसेप्शन ऐसा है कि उसमें वोटिंग, क्योंकि संख्या के बल पे आप देखेंगे नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसका वोट तो कुछ भी नहीं है, नगण्य है। 20 साल से चीफ मिनिस्टर है। तो ये मैं आज भी मानता हूं कि बिहार एक बहुत मेच्योर डेमोक्रेसी है। अगर हमने डेमोक्रेसी दिया है तो भले बाहर का परसेप्शन जो हो, लेकिन जो पैटर्न से बिहार वोट करता है, बाकी सबको सीखने की जरूरत है। आप मतलब आज के डेट में अगर कास्ट ही एक फैक्टर रहता तो किसी और को मुख्यमंत्री होना चाहिए था। वो फैक्टर नहीं है और वो लेके आता है। तो क्या है कि नीतीश कुमार ने ये किया, हर पार्टी में यंग हैं लोग जो आ रहे हैं, जिसके थॉट प्रोसेस हो, और जनता उसी को एक्सेप्ट भी कर रही है। मेरे ख्याल से उसके बियॉन्ड वो एक्सेप्ट करेगी नहीं। बिहार और बिहारियों के मुद्दे को प्रशांत किशोर ने प्रमुखता से उठाया। प्रशांत किशोर के बारे में क्या राय है आपका? प्रशांत किशोर इफिशियंट आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, मुद्दे पे ये करते हैं। मतलब मेरा उनसे आशा यही है कि बाकी पॉलिटिशियन की तरह ना हो जाए, क्योंकि क्या है कि ऑफ लेट आप मतलब हम लोग ऐसे भी डिस्कस करते रहते हैं, ऑफ लेट अगर आप देखिए तो कैंपेन तो पूरी जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टी थी, लास्ट में फिर वहीं आ गए, तुम खराब इसलिए मैं अच्छा। तो वो उनके पर्सनालिटी से सूट नहीं करता। मुद्दे लेकर और बिहार से स्पेसिफिक मुद्दे उन्होंने उठाए थे, और मेरे ख्याल से उस पर सरकार पे भी असर हुआ है कुछ काम उसका। क्योंकि देखिए विपक्ष का की भूमिका क्या है, प्राइमरली सरकार अपने समझ से अपने इसके हिसाब से काम करते रहती है, फिर भी चूक होता है या कुछ ऐसे मुद्दे रह जाते हैं शायद सरकार उनको टच नहीं करती। तो विपक्ष का रोल तो यही है ना कि ये काम हम नहीं कर पाए। तो अभी क्या है कि जो अब जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, उस वहां तक बिहार को पहुंचाने में नीतीश कुमार का रोल है। क्योंकि इससे पहले उस मुद्दे पे जो भी मुद्दे उठा रहे थे, हम बात भी करने के पोजीशन में नहीं थे आज से 10 साल पहले, क्योंकि हमारी बेसिक नीड नहीं थी। हम रोड के लिए तरसते थे, हम बिजली के लिए तरसते थे, हम अपनी सुरक्षा के लिए तरसते थे। मेरी 26 साल हो गए मुझे यही काम करते हुए, और ईश्वर ना करे वापस उस दौर में जाए। रोज एक युद्ध था कि आज आप निकल रहे हो, घर वापस आओगे कि नहीं। उस दौर को हमने पार किया है, और पार करके अब हम उन मुद्दे पर बात करें जिसकी आज चर्चा हो रही है, और कभी कभी सरकार की क्रिटिसिज्म भी होती है, होना भी चाहिए। डेमोक्रेसी एक खुला प्लेटफॉर्म है, उनको होना भी चाहिए। समस्या क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के, वो समस्या सबको गिनाते हैं, सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा। आप एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बता दीजिए जो सोल्यूशन दे रहा हो कि ये समस्या है, मेरे तरफ से ये सोल्यूशन, कोई लेकर नहीं आता। प्रशांत जी तो सोल्यूशन भी देते हैं, बट वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भटके कहाँ, क्यों हुआ ये रिजल्ट, ये उनको वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है उसने वो इंट्रोस्पेक्ट किए होंगे इस पर, क्योंकि वो जनरल ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। वो मैं उनको पॉलिटिशियन मानता है नहीं, और मेरे ख्याल से वो भी अपने आप को पॉलिटिशियन नहीं मानते, वो है नहीं। लेकिन आप बाद के काल, आप उनके 2 फेज के इलेक्शन
कैंपेन को आप एनालाइज कीजिए, पहला फेज और दूसरे फेज में जमीन आसमान का अंतर था। सेकेंड फेज चुनाव आते आते उस पे आरोप, उस पे आरोप, उस पे आरोप, उनके खुद के मुद्दे नौगण्य हो गए। अब सरकार को इस इश्यू पे घेर नहीं सकते। सरकार को जो वास्तविक जो जो मुद्दे जो पब्लिक को हिट करते हैं, आप उस पे घेर सकते हैं। और वहां पे ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार का ट्रम्प रहा, कर रहे हैं 20 साल से, क्योंकि उससे पहले चैलेंज नीतीश कुमार के साथ क्या है कि अब वो जनरेशन आ गया है प्रोमिनेंट वोटर में जो पीछे का दौर नहीं देखा। हमारा जनरेशन तो कभी भी उसका इन्फ्लुएंस में रहता है हमेशा से आने के बाद, लेकिन अब वो जनरेशन वोटिंग में आ गया जो उस दौर के बाद पैदा हुआ। अपनी बातों को बेबाक ढंग से रखते हुए गोविंद नारायण जी हर मुद्दे पर हर तरह से मैं वार्तावा के लिए बुटश।